बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मिड के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इससे पहले हमने OLS की assumptions पढ़ी थी मिड से पहले। तो वन ऑफ दैट द assumption of ordinary least square model was there should not be multicollinearity in the data। हमने एक assumption पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि डेटा के अंदर मल्टीकुलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। मल्टीकुलिनियरिटी का मतलब है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं दे शुड नॉट बी कोरिलेटेड, उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि जी आप दुनिया में कोई भी वेरिएबल उठा लें, हाइट और वेट ये तो एक जनरली एक रिलेटेड वेरिएबल है। अगर आप हाइट का इंक्रीज विद मार्केट के इंक्रीज से ले लें तो आपको उसके दरमियान भी कोरिलेशन मिल जाएगी। हालांकि हाइट के इंक्रीज होने और कंपनी के किसी मार्केट के इंक्रीज होने से इकॉनमी के इंक्रीज होने का कोई लिंक नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि हमने मल्टीकुलिनियरिटी को सबसे पहले समझना है कि ये है क्या चीज़, तो इसका कितना होना स्वीर केस है और कितना होना एक मॉडरेट केस है और कितनी यानी कि ये एक्सेप्टेबल है। तो जनरली तौर पर तो मल्टीकुलिनियरिटी का मतलब है कि जी ये एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, परफेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इक्वेशन के राइट साइड पे वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये उनके दरमियान रिलेशन का नाम है। सिंपल वर्ड जो मल्टीकुलिनियरिटी इसका मतलब है परफेक्ट और एग्जैक्ट। लेकिन जनरली तौर पर इसकी बैकग्राउंड को देखा जाए तो मल्टीकुलिनियरिटी 3 टाइप्स की है, जिनमें फर्स्ट वन टाइप है या फर्स्ट वन केस है, 3 केसेस हैं इसके। फर्स्ट वन है आइडियल केस। एक आइडियल केस होता है मल्टीकुलिनियरिटी का। अब आइडियल केस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनके दरमियान जो कोरिलेशन है दैट इज़ ज़ीरो, कि उनके दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोई नॉनसेंस वेरिएबल भी ले लें कि जिनके दरमियान आपस में कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है, तो उनके दरमियान भी कोई ना कोई कोरिलेशन की वैल्यू निकल आती है। लेकिन खैर दिस वन इज़ केस, दिस इज़ द फर्स्ट केस और आइडियल केस कि जी वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बेशक मॉडल के अंदर 5 वेरिएबल्स हैं, 6 हैं, 10 हैं। अगर आप फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को 3, फर्स्ट को 4, इसी तरह हर वेरिएबल के साथ कोरिलेशन चेक की जाए तो वे जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो हो, दैट वन इज़ आइडियल केस ऑफ मल्टीकुलिनियरिटी। अगर इस तरह का केस हो तो इन केस में हम कहते हैं वेरिएबल्स आर परफेक्टली ऑर्थोगोनल, कि वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और सेकंड केस है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में ये होता है कि जी मल्टीकुलिनियरिटी इज़ 1, यानी कि कोरिलेशन इज इक्वल टू 1। जो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल दैट इज़ एग्जैक्टली 1, या फिर एग्जैक्टली 1, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू है दैट इज़ क्लोजर टू 1। तो ये केस सबसे वर्स्ट केस है। इसकी जो हमने स्टडी करना है वो मेनली इसी को करना है, इसी की वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। और थर्ड केस है जी बिटवीन 1 and 2। फर्स्ट केस आपको बताया कि जी आइडियल केस है और सेकंड केस आपको बताया है कि जी ये वर्स्ट केस है। लेकिन जो थर्ड केस है वो है जी इन दोनों के दरमियान में कहीं ना कहीं वैल्यू आएगी मल्टीकुलिनियरिटी की। और हमें चाहिए भी यही कि हमें ना तो एग्जैक्ट चाहिए ना तो हमें ज़ीरो की तरह चाहिए। हम कहते हैं कि दरमियान में कोई ना कोई थोड़ी बहुत कोरिलेशन आ जाए तो दिस वन इज़ क्विट बेटर। जिस तरह GPA को हमने कहा था ये डिपेंड हो रही है स्टडी आवर्स पे, और साथ में हमने कहा था कि जी ये IQ लेवल पे भी डिपेंड होती है। ऑब्वियसली जब IQ लेवल इंक्रीज़ होगा तो बंदे का स्टडी आवर्स में भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ सकता है। या कोई और इसी तरह की एग्जांपल, अगर आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या सनलाइट का प्रोसेस भी अगर इंक्रीज़ होगा तो साथ में फर्टिलाइज़र का भी कुछ ना कोई इफेक्ट जो होगा वो वीट के ऊपर वो भी आएगा।
तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये सम हाउ कुछ ना कुछ रिलेटेड होते हैं, तो हम ये नहीं एग्जैक्टली कह सकते कि इसका रिलेशनशिप हमें ज़ीरो ही चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि इसका जो कोरिलेशन है वो हमें 1 चाहिए। तो बिटवीन जो केस है ये दिस वन इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन फर्स्ट एंड 2। इसको फर्स्ट लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। मल्टीकुलरिटी ओरिजिनली मीन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट और एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग सम और ऑल द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल के अंदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान जो एग्जैक्ट या परफेक्ट कोरिलेशन होती है उसे मल्टीकुलरिटी कहा जाता है। अच्छा, ये नीचे थोड़ी सी एक इक्वेशंस है, इनके दरमियान जो एक्स वेरिएबल्स हैं ये हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लैम्डा हैं दीज आर कॉन्स्टेंट्स हैं। आपने ऐसा करना है कि जो चैप्टर 10 है मल्टीकुलरिटी का, आपको बुक मैंने शेयर की हुई है गुजराती की, तो वो उसके फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे यही सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने वहाँ तक ये समझना है, और वहाँ तक ये जो क्वेश्चन फर्स्ट एंड 2 है ये आपने वहाँ से पढ़नी है, वहाँ से देखनी है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, ये न्यूमेरिकल एक एग्जांपल है जिसके अंदर बताया गया है कि जी मल्टीकुलरिटी किस तरह डाटा के अंदर आती है। अब यहाँ पर एक x2 वेरिएबल और x3 वेरिएबल है। अगर आप गौर करें तो देखें कि x2 के वेरिएबल्स हैं 8, 10, 5, 4, 20, जबकि x3 के वेरिएबल्स हैं 32, 40, 20, 16 एंड 80। अगर फर्स्ट जो x2 वेरिएबल है इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये x3 वेरिएबल बन रहा है, यानी 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया दैट इज़ 32, 10 को 4 से मल्टीप्लाई गया दैट इज़ 80, 5 को 4 से multiply गया दिस वन इज़ इक्वल टू 20। तो इसी तरह ये कॉलम बनाया गया है। अब अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन को लेंगे तो फिर ये परफेक्ट एक कोरिलेशन आएगी, परफेक्ट यानी कि 1, क्योंकि जो है x3 वेरिएबल ये डिपेंड कर रहा है x2 के ऊपर, कि x2 की जो भी वैल्यू होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x3 वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह जो x3 वेरिएबल है इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, और साथ में कुछ वैल्यूज़ ली हैं फ्रॉम द रैंडम नंबर टेबल। आपने शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 2 बुक में रैंडम नंबर टेबल देखा होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ली हैं और इसको x3 वेरिएबल्स के अंदर ऐड किया गया है रैंडमली, तो ये x3 वेरिएबल मिल गया। तो जब x3 और x3 स्टार जो वेरिएबल है इसकी भी जब कोरिलेशन कैलकुलेट की जाएगी ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा कोरिलेशन आएगी। यहाँ पर लास्ट पे कोरिलेशन एक कैलकुलेट की गई है दैट वन इज़ 0.9959, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट तो नहीं है लेकिन दिस वन इज़ नियर परफेक्ट। और ये वर्स्ट केस होते हैं क्योंकि जब भी डाटा के अंदर एक मल्टीकुलरिटी आ जाती है तो डाटा के अंदर एक सिंपल जो है डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप नहीं रहता। एक तो ये होता है कि y डिपेंड्स ऑन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन द अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। जिस तरह यहाँ पर x3 को बताया गया है कि ये डिपेंड कर रहा है x2 के अंदर, कि x3 की कोई भी वैल्यू है ये x2 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाती है। तो डाटा के अंदर जो इंटर इंडिपेंडेंसी जो डिपेंडेंसी है जो आती है वो मल्टीकुलरिटी की वजह से भी आ जाती है। मल्टीकुलरिटी डायग्राम्स, अच्छा डायग्राम्स की मदद से भी आप देख सकते हैं कि मल्टीकुलरिटी है क्या चीज़। अब फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पर देखा गया है कि जी y वेरिएबल है, इसको एक सर्कल से डिनोट किया गया है, x2 वेरिएबल्स है, x3 वेरिएबल्स है। अब x2 और x3 के जो सर्कल्स हैं इनके दरमियान कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। अब लेकिन जो इनके जो कॉमन एरिया है ये y के साथ है, मतलब क्या है कि जी y जो है यहाँ पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है x2 और x3 के दरमियान, जबकि x2 और x3 आपस में बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। और सेकंड फिगर है यहाँ पर y, तो y x2 और x3 आप इनके दरमियान देखें कि
x2 और x3 के दरमियान कुछ एरिया कॉमन आ रहा है। इस कॉमन एरिया का मतलब है कि इनके दरमियान थोड़ी बहुत कोरिलेशन मौजूद है या कोलिनेटिंग मौजूद है। अच्छा, जब टू वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इसको हम कोलिनेटी भी कहते हैं। ओके, और थर्ड चीज़ है सी में अगर आप देखा जाए तो ये जब एरिया ज़्यादा हो गया इसका मतलब है कि कोरिलेशन भी ज़्यादा हो गई है बिटवीन द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह जब डी ग्राफ की तरफ हम आए, डी डायग्राम की तरफ, तो जो है x3 और x2 का जो एरिया ये भी और मज़ीद ज़्यादा हो गया है, मतलब कि जो कोलिनेटी है वो ज़्यादा हो गई है। और ई के ग्राफ में अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है ये कॉमन हो गया x2 और x3 के दरमियान। सो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो कोलिनेटी है ये सबसे ज़्यादा हो गई है बिटवीन द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स।